हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, वो भी विज्ञान के। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2020 का प्रश्न करने वाले हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 2020 में पूछे गए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है ये बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि 6 to 8 टीचर का जो वैकेंसी है वो इसी पर बेस है। तो जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का, जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये आप लोग का 5th चैप्टर है 10th क्लास के फिजिक्स का। तो इसमें ये 3D डायग्राम बनता है। 3D डायग्राम यहाँ पे बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि जब धारा की दिशा कर, इसमें धारा की दिशा यानी धन आवेशित कण की दिशा ये है, धन आवेशित कण की दिशा इधर है, तो ऋण आवेशित कण की दिशा उल्टा होगा, इधर की ओर होगा ऋण आवेशित कण की दिशा। तो मैं पहले वाला मिटा देता हूँ, ये उधर कैसे ले लिया मैंने, उधर ले लिया ये इस तरीके से। इधर ईस्ट होता है पूरब, इधर पश्चिम, इधर इधर में होता है हमारा उत्तर, और ये होता है हमारा दक्षिण। तो धन आवेशित कण की दिशा जो है दोस्तों, धन आवेशित कण की जो दिशा है वो क्या है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर यानी इधर की ओर। तो ऋण आवेशित का उल्टा हो जाएगा, ऋण आवेशित का ऐसे हो जाएगा उल्टा की तरफ। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण का हम लोगों ने उल्टा ले लिया, ऋण आवेशित कण को हम लोगों ने उल्टा ले लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस पे जो बल लग रहा है दोस्तों, ऋण आवेशित कण धन आवेशित कण पे जब बल लग रहा था तो ये उत्तर की ओर जा रहा था, तो ऋण आवेशित पर जब बल लगेगा तो दक्षिण की ओर जाएगा, यानी नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, है ना। अगर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के हिसाब से देखा जाए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर देख रहे क्या, बल किधर लग रहा है, उत्तर की ओर। तो बल उत्तर की ओर लग रहा है, तो बल के हिसाब से अगर देखा जाए, बल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाना होगा। और फ्लेमिंग का जैसे हम लोग वामहस्त नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का हम लोग जैसे ही वामहस्त नियम लगाएंगे तो ये क्या है, ये जो ब्लू वाला हमारा, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन की दिशा है, ब्लू वाला धारा की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है। ठीक है, और ये वाला जो है ये बल की दिशा है। ठीक है, ये वाला जो है नीचे की ओर बल की दिशा है। तो दोस्तों इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ऊपर मुखी होगी, यानी बाहर की ओर होगी। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर मुखी होगी, यानी बाहर की ओर होगी। अंदर से बाहर की ओर होगा, यानी हमारा डी नंबर हमारा आंसर होगा इसमें। ये 3D डायग्राम का ये क्वेश्चन है, तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हम लोग इसको जब क्लास में देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे तो इसको समझ सकते हैं आसानी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो विद्युत की आपूर्ति कैसी होती है। तो सबसे पहले जो हमारे घर में जो विद्युत आता है वो एसी होता है। एसी यानी प्रत्यावर्ती, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसी कारण हम लोग को इसके झटके लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं, झटके लगते हैं, इसी कारण हमें इसके झटके लगते हैं। और ये जो आता है ये 220 वोल्ट का आता है। हमारा वोल्टेज पंखा वंखा जितना भी चलते हैं, टीवी वगैरह जो भी चलता है वो 220 वोल्टेज चलता है। अगर इसमें एसी करंट की जो आवृत्ति पूछी, एसी जो करंट होता है, जो एसी करंट था वो आगे और पीछे दोनों तरफ मूव करते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ। तो ये जो कंपन होता है आगे पीछे का, अगर उसका पूछा जाए कि कितने कंपन करता है वो 1 सेकंड में, तो 50। तो इसको 50 हर्ज कह सकते हैं, 50 हर्ज। तो 50 हर्ज की आवृत्ति वाली 220 वोल्टेज का प्रत्यावर्ती करंट हमारे घरों में पहुंचता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, जो आंसर सही होगा वो होगा सी, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। मतलब कौन सा जो सौर ऊर्जा है वो सूर्य ऊर्जा से नहीं बना है। सूर्य ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा नहीं बना है, सूर्य से कौन सा ऊर्जा नहीं बना है, ये हम लोग को देखना है। सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को निर्माण करता है, नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भी सूर्य से संबंधित है। जैव ऊर्जा, जैव मात्रा का जो ऊर्जा होती है वो भी सूर्य से संबंधित है। हमारा जो इसमें होगा वो पवन ऊर्जा होगा, हमारा जो आंसर होगा वो पवन ऊर्जा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रियाएं को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रियाएं, स्टोमाटा पत्तों में पाया जाता है दोस्तों, जिसका आकृति कुछ इस तरीके से होता है।
और यहाँ पे छिद्र होता है, ठीक है। तो इसको खोलने और बंद होने की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है हमारा द्वार कोशिका, बी ऑप्शन है सहचर कोशिकाएं, सी ऑप्शन है चालनी नलिकाएं और डी ऑप्शन है मूल रोम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है द्वार कोशिका। क्या है? द्वार कोशिका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन होगा पहला न्यूरॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा ग्लोमेरुलस और तीसरा है निलय। तो ये जो हमारा सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ब्रिक का, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। हमारा आंसर होगा नेफ्रॉन। और जो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो है क्रियात्मक इकाई, वो तंत्रिका तंत्र का है। किसका है? तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। और ग्लोमेरुलस जो है ये ब्रिक की चालनी होती है, ठीक है, छन्नी होती है, ब्रिक की छन्नी होती है, ठीक है। और निलय जो होता है, निलय निलय हृदय में पाया जाता है। कहाँ? हृदय में पाया जाता है, हृदय में, ठीक है। हृदय में चैम्बर होता है, उसको हम लोग निलय कहते हैं, निचला चैम्बर को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग जो बेकार पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग है ना, इसी को पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारा पहला ब्रिक, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा है स्वेदी ग्रंथियां और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो शरीर से बाहर निकालने वाले जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो हमारा होगा ब्रिक। ब्रिक मूत्र को छांटता है, यानी यूरिया को छांटता है और बाहर की ओर निकालता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? एड्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है। एड्रोजन मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वो कौन सा दर्पण है? कहा कि एक दर्पण है, एक दर्पण कहीं भी रखें वस्तु को, उसका प्रतिबिंब सीधा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो एक ही कंडीशन है इसका सीधा होने का, वो होगा समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। यही दो दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, समतल या फिर उत्तल, या तो समतल या अथवा उत्तल, यानी डी नंबर हमारा आंसर होगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कार। तो जो कार है हम लोग का, ये कार गाड़ी कुछ आगे का ढांचा इस तरीके से होता है, यहाँ पे चक्के होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे लाइट होता है। तो यहाँ पे जो लाइट होता है इस तरीके से, ये मान लीजिए लाइट है, तो ऐसे उसके पीछे की ओर एक अवतल दर्पण लगाया जाता है। इससे फायदा क्या है कि जो रोशनी आगे जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो रोशनी पीछे जा रही है वो आगे की ओर आ जाए, टकराने के बाद वो आगे की ओर आ जाए। तो जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अपवर्तनांक अधिक किसका होगा? मतलब किसमें जो प्रकाश है सबसे ज्यादा मुड़ेगी, अपवर्तनांक यानी सबसे ज्यादा मुड़ने वाले किसमें होगा? तो सबसे ज्यादा दोस्तों हीरा में होता है। हीरा में होता है, कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है अपवर्तनांक, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी कहने का मतलब दोस्तों एक जगह जमा होना। अभिसारी करने का मतलब है एक जगह जमा करना। कौन सा लेंस एक जगह किरण को जमा करता है? तो ये उत्तल लेंस का काम है कि उत्तल लेंस क्या करते हैं, अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणों को एक जगह जमा करता है, ठीक है, ये उत्तल लेंस का काम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को जो गुण धर्म होते हैं वो उनके परमाणु संख्या यानी जेड परमाणु संख्या के आवर्ती होते हैं, ठीक है। और जो मेंडलीव का था वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती कहा था उन्होंने। और आधुनिक यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया दोस्तों? तो वो मोसले करे, मोसले। इन्होंने बताया है कि जो पदार्थ होते हैं वो अपने परमाणु संख्या के आवर्ती होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्षैतिज कतार करने का मतलब है दोस्तों ये क्या कहलाती है? इस तरीके से क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त बोलते हैं। इस तरह के कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। और ऊपर से नीचे वाले कतार को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्षैतिज कतारों को कहते हैं हम लोग, क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। कितनी होती है आवर्त? आवर्त 7 होती है और वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 18 होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है?
और लोहे का कोई पेन है, उसको जंग से बचाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा करके, हाँ कर सकते हैं। पेंट लगा करके ये भी कर सकते हैं। जिंक की परत लगा करके, सबसे अच्छी विधि जो है उपयुक्त विधि, ये जिंक की परत चढ़ा करके, सबसे अच्छी विधि है जिंक की परत चढ़ा करके। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों हम लोग सबको जानते हैं, ये हमारा सोडियम धातु है और ये अति क्रियाशील धातु है। ठीक है, अति क्रियाशील धातु है और ये पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है और ब्लास्ट करता है। ठीक है, और इसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है इमली। क्या है? इमली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों जो जिंक है हमारा, वो जिंक है हमारा धातु। ठीक है, क्रियाशील धातु। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हमारा है अम्ल। तो जब भी क्रियाशील धातु और अम्ल के बीच अभिक्रियाएं होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगा जरूर, ये बनना कंपलसरी है, हाइड्रोजन गैस जरूर बनेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, हाइड्रोजन गैस वाला। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता यानी इसको ऐसे दिखाते हैं, ये ई नहीं है, पी है, टेढ़ा पी है। इसका सूत्र दोस्तों होता है आर ए बटा में एल। तो आर का जो मात्रक होता है यानी प्रतिरोध है तो ओम हो जाएगा। ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, बच जाएगा ओम मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम मीटर, यानी डी नंबर ऑप्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक है चांदी, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे है पित्तल। दूसरा नंबर पे कौन है? पित्तल। तीसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे, ओस्टोड, एम्पियर, बोर। तो हम इसमें जो सही आंसर होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले बड़े साइंटिस्ट थे ओस्टेड। क्या थे? ओस्टेड सही से नहीं लिखा हुआ, ये ओस्टेड कुछ इस तरीके से लिखा है, ओस्टेड। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक कंपास लिया था, कंपास जिसपे उत्तर दक्षिण होता है, और इसके ऊपर से एक चालक पास कराया था जिसमें विद्युत करंट बह रहा है, तो ये विक्षेपित होने लगा था। तो यहीं से इन्होंने बताया था कि जिस किसी में भी धारा बह रहा हो तो धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। इन्होंने ये साबित करा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमीबा अपना भोजन, सॉरी यहाँ पे भोजन होता, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो होता है इस तरीके से, हमारे कैसे संरचना बना लीजिए, अमीबा है और यहाँ पे भोजन है, तो ये अपना कुटपाद बनाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको कुटपाद कहते हैं हम लोग, और ये धीरे धीरे जाके इसको घेरते चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, वसा को तोड़ता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है ये वसा को तोड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें अगर देखा जाए पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे ही काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट पे, ये वसा जो है लाइपेज है जो वसा पे काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? कैसा श्वसन करेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगा? वायवीय यानी हवा के साथ, अवायवीय मतलब हवा के बिना, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किस में ऊर्जा अधिक मुक्त होगा? तो हम लोग को श्वसन लेने का मतलब है हवा चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा ऊर्जा, यानी वायवीय। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मछली का श्वसनांग है, कौन सा मछली का श्वसन है? ट्रेकिया। ट्रेकिया से दोस्तों छोटे मोटे कॉकरोच जो जीव होते हैं, कॉकरोच, तितली वगैरह जो होता है वो लेते हैं। फेफड़ा से दोस्तों सांस हम लोग लेते हैं, त्वचा से केंचुआ वगैरह लेते हैं। ये गिल्स होगा आंसर हमारा। मछली कौन लेता है? गिल्स। मछली में एक आता है आप लोग का शार्क। शार्क के पास दोस्तों फेफड़े होते हैं, फेफड़े सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का ही एक और नाम होता है, वह है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। ऑक्सीकरण का नाम है उपचयन। तो आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान दोस्तों अम्ल, क्षार और उदासीन को पता करने के लिए होता है। बीच बीच का मान 7 होता है जो उदासीन को बताता है। इससे पहले वाले मान को अम्ल कहते हैं और उससे बाद वाले मान वाले जो द्रव होते हैं वो क्षार के रूप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो होगा वो 7 से कम वाले को हम लोग अम्ल कहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा? धोने का सोडा साफ सफाई करना है तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा? तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। तो धोने के सोडा का जो आणविक सूत्र का ऑप्शन दे रखा हुआ, पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा भी सोडियम कार्बोनेट है लेकिन 2 अणु जल का है, तीसरा भी सोडियम कार्बोनेट है लेकिन 1 अणु है जल का, और चौथा भी सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 5 अणु है जल का। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा दोस्तों वो होगा डी, 5 जल। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O भी होता तो हमारा आंसर ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये 10H2O वाला, ये सही होता। ठीक है, जितना ज़्यादा 10 तक में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वो कौन सा है अम्ल? तो दोस्तों वो होता है फॉर्मिक अम्ल। हम लोग जानते हैं मधुमक्खी का डंक, सांप, बीज, चींटी, ये सब के अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो है ये है सामान्य नाम। फॉर्मिक अम्ल का जो आयुर्वेदिक नाम होता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथ को हम लोग फॉर्म कहते हैं सामान्य में। ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल हमारा आंसर हो जाएगा। और ये चींटी, बीज, सांप, मधुमक्खी आदि के है ना, या आदि में पाए जाते हैं, डंक में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी यानी दोनों का काम करने वाला, स्त्री का भी और पुरुष का भी, दोनों का काम करने वाला उभयलिंगी कौन है इसमें? तो उभयलिंगी कौन है आप लोग बताइएगा जल्दी से, उभयलिंगी कौन है? तो उभयलिंगी की कैटेगरी में दोस्तों केंचुआ आ जाएगा, हम लोग का केंचुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल एक अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने आनुवांशिकता पे खोज करी है, आनुवांशिकता पर। और आनुवांशिकता के खोज के लिए उन्होंने जो प्रयोग करा था वो पौधा था मटर का। किसका? मटर का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अवशोषी अंग है? ऑप्शन दे रखा हुआ, हड्डी की रीढ़, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। अवशोषी करने का मतलब है बेकार, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे शरीर में, अब ये क्या है? बेकार है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, इनमें से सभी। किससे संबंधित है हमारा? तो ये संबंधित हमारा वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से, रोपण से नहीं, संरक्षण से, बचाव से, बचाया जा रहा था इसको। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील। तो क्रियाशीलता को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा तो शायद क्रियाशीलता का श्रेणी याद रहेगा। ट्रिक है पोकेसो में एजी लोहा तापा 400, एजी लोहा तापा 400। क्या मतलब होता है इसका? पो माने पोटेशियम यानी के मतलब कैल्शियम, एस मतलब सोडियम, पोषके में, सॉरी ये दोनों रिवर्स कर लेंगे, पोषकों में सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जी से जिंक, लोहा, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, लोहा, यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हा होगा, यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे हा होगा। तो लोहा से लोहा और हा से हाइड्रोजन, ता से तांबा, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये चारों हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आने वाला है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे लास्ट में है। एल्युमिनियम से भी लास्ट है हमारा आयरन।
तो इधर से इधर जाएंगे यानी क्रियाशीलता घट रहा है हमारा, इधर से इधर जाने पर क्रियाशीलता घट रहा है, यानी सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा लोहा। इसमें जो दिया हुआ है इसमें सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा लोहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन की दोस्तों परमाणु संख्या होती है 6। ये 6वां नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कहलाते हैं एल्काइन। क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। और अगर डबल बंधन होगा तो क्या कहलाएंगे? ये एल्किन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्किन कहलाएंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र लिखिए। एथेनॉल, तो एथेनॉल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके लास्ट में है ऑल, ऑल, और जो ऑल होता है वो होता है एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का। और एल्कोहल का जो क्रियाशीलता सूत्र है वो है OH। क्या है? OH, OH। तो हमारा आंसर हो जाएगा OH यानी ए नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या है? तो लेंस का आवर्धन का दोस्तों सूत्र होता है V/U, यानी V यानी प्रतिबिंब की दूरी और U यानी वस्तु की दूरी। V/U यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है इसमें? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है दोस्तों वो होता है रेटिना। ठीक है, क्या होता है? रेटिना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेत्र का रंगीन भाग रेटिना नहीं होता दोस्तों। एक मिनट। नेत्र का रंगीन भाग रेटिना नहीं होता। एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओहो, देखते हैं नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है। तो दोस्तों नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। ठीक है, परितारिका। परितारिका जो हमारे अंदर जो काला काला होता है और काला के अंदर भी छोटा काला होता है, तो ये जो ऊपर का कलर है जो काला होता है सामान्य रूप से देखा जाए दिन का, लेकिन ये पूरे अच्छे तरीके से काला नहीं होता। ये किसी का भूरा किसी का नीला होता है, इसी को बोलते हैं नेत्र कलर। तो यही हमारा परितारिका है, परितारिका। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में प्रकीर्णन जिसका ज़्यादा होगा, हम लोग का जो अगल बगल का वायुमंडल है वो उसी तरीके से दिखेगा। तो हम लोग का जो अगल बगल का वायुमंडल है वो नीला रंग का दिखता है, आसमान नीला रंग का दिखता है। इसका मतलब ये है कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। नीला ऐसे लिखा था दोस्तों। ठीक है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य से हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखा जाता है? हाँ दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि सूर्य उगने से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देते हैं और सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं, यानी 4 मिनट तक हम एक्स्ट्रा देखते हैं सूर्य को। तो ये किस घटना के कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है, और घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता यह है कि इंसुलिन थोराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनते। सॉरी, इंसुलिन नहीं, थोराइड ग्रंथि से थोराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनते, जिसके कारण घेघा रोग होने लगता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटरी ग्रंथि से निकल रहा है। थोरॉक्सिन का जो हार्मोन है वो तो थोराइड ग्रंथि से निकलता है, अभी हम लोग बताएं। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है और एंड्रोजन महिलाओं द्वारा ये अंडाशय से निकलता है ये हार्मोन। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के कारण होता है। किसके द्वारा? विखंडन के कारण। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का जो बीजांड होता है ये फल में बदल जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
समाप्त हो गया। ये 47 क्वेश्चन ही थे, ताकि ये 2020 का क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें 85 क्वेश्चन, ये 47 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। तो थैंक्स टू ऑल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगले वीडियो के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।